जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोहनदास करमचंद गांधी के ऊपर। और गांधी के नाम पर भारत के कोटि कोटि स्वतंत्रता सेनानियों बलिदानियों के साथ अन्याय क्यों। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ। ठीक। और वो भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में आते हैं 13-14 के बीच में। अब मुझे आप ये बताइए कि 2 अक्टूबर 1969 से लेकर 1914 तक वो कहाँ थे। और फिर इसमें लोग कहते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं वो अफ्रीका में लड़ रहे थे। तो अफ्रीका में कब से लड़े? अफ्रीका में उन्होंने उस दिन बेइज्जती लगी जिस दिन उनको ट्रेन से फेंका गया। ट्रेन से जब फेंका गया तो उनको लगा कि ये अन्याय है। उससे पहले उनको अन्याय नहीं लगा। गांधी गरीब परिवार से नहीं थे। गांधी ने शिक्षा विदेश में प्राप्त की, विदेश में रहे और उन्होंने हर उस संस्कृति, हर उस चीज़ को जो है अपनाया जो हमारे समाज में गलत है। ये गांधी ने अपनी बायोग्राफी में खुद लिखा। उसके बाद आते हैं गांधी के नाम पर इस देश में चलाए गए। आपको पता है भारत विभाजन का सबसे बड़ा कारण गांधी है। क्यों? क्योंकि जो तुर्क साम्राज्य फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्क साम्राज्य खत्म। तुर्क साम्राज्य का जो आखिरी, जो उस्मानिया साम्राज्य था टर्की का, उसका आखिरी सुल्तान जो थे उनको अंग्रेज पदस्थ कर रहे थे, पद से हटा रहे थे। गांधी ने उसके लिए यहाँ पर खिलाफत आंदोलन किया, जिसका विरोध स्वयं जिन्ना ने भी किया कि खिलाफत आंदोलन भारत में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन गांधी ने 1 लाख मुसलमानों को इकट्ठा कर खिलाफत आंदोलन किया। उस खिलाफत आंदोलन के बाद जिन्ना को पता चला कि इतनी बड़ी मुस्लिम संख्या अगर आ सकती तो हम इसे लेकर एक जो बीज सर सैयद अहमद खान ने पाकिस्तान का बोया था उसको पेड़ बना सकते हैं। वही हुआ। भारत विभाजन गांधी की ही देन है। और उसके बाद मैं आपको और बताता हूँ। चलिए, गांधी ने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, तो भाई धर्म हिंसा तथैव च नहीं बताया। उसके बाद और अच्छी बात कि गांधी ने कहा कि हम अहिंसा से स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो मैं एक बात बताइए, गांधी जब 1914 में भारत आए, 1914 में भारतीय नौजवान ब्रिटिश रॉयल आर्मी के लिए लड़ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गए। उन्होंने उन्हें नहीं रोका। उन्होंने कहा ब्रिटिशर्स के लिए लड़िए, उनका साथ दीजिए, हम अपने। उसका सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ। गांधी ने कहा कि हम इनके खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। सेकंड वर्ल्ड वॉर के समय से उससे थोड़ी पहले कि जब वर्ल्ड वॉर बन रहा 1938 की बात है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष थे। उन्होंने कहा कि हम इनसे लड़ेंगे, हम इनके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह करेंगे और हम अपनी आज़ादी को प्राप्त करेंगे। लेकिन गांधी का नहीं, जब हमारा शत्रु परेशान हो उससे उस समय नहीं लड़ेंगे, हम अभी अंग्रेजों का साथ देंगे, उसके बाद अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे। और इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद का त्याग कर वो चले गए। अब मुझे आप एक बहुत छोटी सी बात पूछूंगा कि एक व्यक्ति जिसके साथ आप जीवन में मरेंगे नहीं इतना पता है, और पिटेंगे, जेल में रहेंगे, सब कुछ होगा, आप उसके पीछे चलेंगे। और एक व्यक्ति जिसके साथ आप चलने पर आपको ये निश्चित, इसके साथ चलने पर निश्चित है तो आप उसके साथ जाएंगे। तो किसका नेतृत्व महान है? मुझे तो लगता है सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व महान है। क्यों? क्योंकि उनके साथ चलने वाले व्यक्ति को पता था कि वो मारा जाएगा, लेकिन वो हिंदुस्तान के लिए मरने के लिए तैयार था और वो मरा। और मरने के बाद भी इस देश की आज़ादी दिलाई। और इस देश की आज़ादी के लिए सबसे बड़ा काम अगर किसी ने किया है तो वो सुभाष चंद्र बोस ने किया है। इस देश की आज़ादी में हिटलर का भी योगदान है, सुभाष चंद्र बोस का भी योगदान है। और इस देश की आज़ादी के नाम पर, इस देश की आज़ादी के नाम पर गांधी को राष्ट्रपिता कहना इस देश के कोटि कोटि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान है। क्यों? क्योंकि इस देश के लिए जान भी दी गई। 800 साल की दास्तां में हमने इस देश के अनेकों कोटि कोटि जान दी है। उसके बाद भी गांधी के नाम पर हम नेशनल हॉलीडे कर देते हैं, नेहरू के नाम पर नेशनल हॉलीडे करते हैं, और बाकी सुभाष चंद्र बोस, हम नाम गिनाते गिनाते थक जाएंगे लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे इस देश के लिए लड़ने वालों के। सुभाष चंद्र बोस
चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। चंद्रशेखर आज़ाद ने लूट देश के लिए की, काकोरी कांड कर। उनसे कहा कि आपके माता पिता बहुत गरीब हैं, उनको धन की आवश्यकता है, आप दे सकते हैं? बोले नहीं, मैं उनको गोली दे सकता हूँ, धन नहीं दे सकता, ये धन देश के लिए है और देश के लिए ही यूज़ हो, खर्च होगा, ये कहने वाले सुभाष चंद्र बोस थे। और आइए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये एक बात बताइए, अहिंसा के नाम पर आपने जो पाखंड फैलाया, आपने 1942 में ये शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, 1944 तक ये अपने अंतिम सांसें गिन रहा था। इस आंदोलन के समाप्ति का समय आ चुका था, लेकिन देश ने आज़ादी 1947 में पाई। 1947 में क्यों पाई? आपने कभी पढ़ा है? आपने कभी पढ़ा है एक केस जिसे हम कहते हैं रेड फोर्ट ट्रायल, लाल किला ट्रायल के नाम से जाना जाता है। वो हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा केस है जिसकी अमिट छाप है, जिसे कांग्रेस पार्टी ने कभी ऊपर उठने ही नहीं दिया। उसके ऊपर आपको किताबें नहीं मिलेंगी इस देश में। अब आप बताइए, क्या ये समानता है? ये समानता है? लाल किला ट्रायल उन जिन सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के लिए लड़ा, जिसमें ब्रिटिश इंडिया ने उनके ऊपर एक विवाद चलाया, जिसमें कहा कि इन्होंने गद्दारी की, ट्रेजन का केस चलाया, इनको मृत्युदंड के लिए। आज़ाद हिंद फौज का गठन हिटलर के यहाँ जर्मनी में शुरुआत की उन्होंने। सुभाष चंद्र बोस हिंदुस्तान से चले गए देश के लिए लड़ने के लिए। उस व्यक्ति ने यहाँ हिंदुस्तान से चला, अफगानिस्तान होते हुए इटली, रूस, हर दरवाजे खटखटाया। आप उसको महान मानेंगे, गांधी को महान मानेंगे? ये बताइए। भगत सिंह की मृत्यु गांधी के वजह से हुई, क्या आप गांधी को महान मानेंगे? नाथुराम गॉडसे के ऊपर तो मैं बाद में बात करूँगा वीडियो के अंत में। और फिर मैं ये कहता हूँ कि हाँ, सुभाष चंद्र बोस गए हिटलर के पास, हिटलर से मदद मांगी। आपको पता है हिंदुस्तान की आज़ादी में हिटलर क्या योगदान है? अगर हिटलर की जर्मनी जो ब्रिटेन की नौसेना को 70% से ज़्यादा तबाह नहीं करता तो हिंदुस्तान आज भी आज़ाद नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की ताकत थी उसकी नौसेना, और नौसेना को हिटलर ने तबाह कर दिया, जिसके कारण ब्रिटेन को यहाँ आने में दिक्कतें होती थी, इसलिए वो। और उसके बाद रही गई कसर थी सुभाष चंद्र बोस ने पूरी की, दिन फौज बनाई, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, 9 देशों की मान्यता से पोर्ट ब्लेयर से सरकार चलाई, अर्जी हुकूमत हिंदुस्तान के नाम से सरकार चलाई। पोर्ट ब्लेयर, जैसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जगह बनाई, नाम दिया इस जगह को। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जब वो सैनिकों को इकट्ठा करके जर्मनी और जापान के जितने भी बंदी थे तो लड़ाई लड़ने के बाद वो आ गए नॉर्थ ईस्ट में, घुस भी आए थे। नॉर्थ ईस्ट में घुसते हुए मणिपुर तक आ गए थे, मिजोरम तक आ गए थे। और उसके बाद वो उनकी जो है जर्मनी और जापान की स्थिति बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि 2 बम गिर गए उनके ऊपर परमाणु, और जापान युद्ध से पीछे हट गया। सुभाष चंद्र बोस के पास सप्लाईज नहीं पहुंची, उनको अपनी सेना को डिसबैंड करना पड़ा और वो उनकी मृत्यु हो गई दुखद एक प्लेन हादसे में। लेकिन उस केस के बाद, उसके बाद जो चीज हुआ है, तो लाल किला ट्रायल में अखबारों में छपता था, लाल किले से आई आवाज, सहगल ढिल्लो शहनवाज। और उसके बाद इस लाल किला ट्रायल के नाम पर अखबारों में खूब छपा। उसके बाद उन लोग ये पता चलता था कि 66,000 में 24,000 सैनिक जान दे चुके थे। बाकी बचे सैनिकों के ऊपर जो मुकदमा चलाएगा उनको जगह जगह से लाया जा रहा था। तो जब ये अखबारों में छपता था पूरे हिंदुस्तान में, तो उन केसों के बाद उन लोगों ने जो भारत के जनमानस था उसके प्रति आक्रोश और एक जो जोश और एक अग्नि जली, वो क्या करती थी कि जो ट्रेनों से लाया जा रहा था हमारे क्रांतिकारी भाइयों को जो आज़ाद हिंद फौज के थे, उन ट्रेनों को रोकती थी, उन्हें छुड़ाने की कोशिश करती थी। उसके बाद जब इसके बारे में बहुत ज़्यादा अखबारों में छपना शुरू हुआ तो रॉयल इंडियन नेवी, मतलब जो ब्रिटिश के अधीन भारतीय नौसेना जो ब्रिटेन के लिए कार्य करती थी, उसके जहाज़ों पर भारतीय लोगों ने कब्जा कर लिया, ब्रिटेन को हटा दिया। उसके बाद ब्रिटेन की स्थिति बहुत नाजुक हुई, भारत के रॉयल एयरफोर्स में बगावत हुई, आर्मी के अंदर भी बगावत हो गई। आप किसी भी देश पर तब तक राज्य कर सकते जब उस देश के नागरिक आपके लिए लड़ रहे हो, आपके लिए सेना में हो। जिस दिन उस देश के नागरिक आपके साथ नहीं होंगे, आप देश पर राज्य नहीं कर सकते। किसी देश पर अगर आप कब्जा करके बैठे हैं, वही हाल हुआ इनका। और जब लाल किला ट्रायल की वजह से जो है, जब ब्रिटेन ने जो केस चला उसमें इन्होंने कहा कि इन सैनिकों ने गद्दारी की है, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ जंग की है, जो एक गद्दारी इन्हें मृत्युदंड मिलेगा। तो एक वकील थे भारत के बाद भूलाभाई देसाई, उन्होंने इस केस को लड़ा। उन्होंने एक दलील दी, उन्होंने कहा जब ब्रिटेन की सेना ने जापान के सामने आत्मसमर्पण किया था तो उन्होंने भारतीय सैनिकों से, ब्रिटिश के सेना के जनरल ने यह कहा था कि जैसे तुमने ब्रिटेन की सेना की हुक्मों को माना है
और सेवा की है ब्रिटेन की, उसी तरह तुम्हें जापान की सेवा करनी हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम दंड दिए जाओगे, उस दंड के अधिकारी होगे। आज से तुम जापान के अंडर में हो, तुम जापान के हुक्म में काम करोगे। और फिर जापान ने क्या किया, जब उन्होंने तुमने लिखित में ऐसा कहा, उसको रिकॉर्डेड है, उसके बाद तुमने क्या किया, जापान ने हमें सरदार पटेल उनको दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को देने के बाद जब हम हिंदुस्तान लौट के आए तो फिर हमें तो सुभाष चंद्र बोस ने जो हमने गद्दारी करी कहाँ, और इसी बात पर इस देश में हमारा एक एक जवान निर्दोष साबित हुआ। लेकिन हमने क्या किया, दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत कर दिया तुमने। इस देश के कोटि कोटि जनमानस के लहू को तुमने बेइज्जत किया है इस गाने को गाकर, क्योंकि बहुतों ने, खुदीराम बोस 19 वर्ष की आयु में फांसी पे झूल गए, जो है भगत सिंह ने जान दी, चंद्रशेखर आज़ाद ने जान दी, सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ 24,000 आज़ाद हिंद फौज के लोगों ने जान दी। कितनी बड़ी लिस्ट में दूं आपको जो आपने इन सबके खून को बेइज्जत किया। बताइए गांधी के बारे में। अब ये किताब एक किताब है, इस किताब का नाम है गांधीवाद और मैं, नाथूराम गॉडसे ने लिखी। नाथूराम गॉडसे ने इसमें साफ लिखा है कि यदि देशभक्ति पाप है तो मैं मानता हूं मैंने पाप किया है। यदि प्रशंसनीय है तो मैं अपने आप को उस प्रशंसा का अधिकारी समझता हूं। मुझे विश्वास है कि मनुष्यों द्वारा स्थापित न्यायालय से ऊपर कोई न्यायालय हो तो उसमें मेरे काम को अपराध नहीं समझा जाएगा। मैंने देश और जाति की भलाई के लिए यह काम किया। मैंने उस व्यक्ति पर गोली चलाई जिसकी नीति से हिंदुओं का घोर संकट आया, हिंदू नष्ट हुए। ये नाथूराम गॉडसे कह रहे हैं। नाथूराम गॉडसे ने आत्मस्वीकृति जो लिखी उसमें उन्होंने लिखा है, वास्तव में मेरे जीवन का उसी समय अंत हो गया था जब मैंने गांधी पर गोली चलाई। गांधी जी लिखा है उन्होंने, गांधी जी पर मैंने गोली चलाई। उसके पश्चात से मानो मैं समाधि में हूँ और अनासक्त जीवन बिता रहा हूँ। मैं मानता हूँ काफी कष्ट उठाए जिसके कारण मैं उनके कार्यों के प्रति एवं उनके प्रति नतमस्तक हूं, किंतु देश के इस सेवक को भी जनता को धोखा देकर मातृभूमि के विभाजन का कोई अधिकार नहीं था। मैं किसी प्रकार की दया नहीं चाहता हूं। मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरी ओर से कोई दया याचना करे। मैं अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना यदि पाप है, मैं अपने देश के प्रति भक्ति भाव रखना यदि पाप है तो मैं स्वीकृत करता हूं कि यह पाप मैंने किया। यदि पुण्य है तो उससे जनित पुण्य पद पर मेरा विनम्र अधिकार है। मेरा विश्वास अडिग है कि मेरे कार्य नीति की दृष्टि से इस बात से मैं लेश मात्र भी संदेह नहीं कि भविष्य में किसी समय सच्चे इतिहासकार इतिहास लिखेंगे तो उन्हें मेरे इस कार्य में उचित ही ठहराएंगे। नाथूराम गॉडसे ने लिखा। बताइए, जब भारत का विभाजन हुआ, भारत का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ है, सेकुलरिज्म के नाम पर नहीं। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है और ये धर्म के नाम पर हुए विभाजन को गांधी ने स्वीकृत किया, जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकृत किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वीकृत किया। उसके बाद भारत को सेकुलर राष्ट्र बनाया, हिंदुओं के साथ छल हुआ। उसके बाद भारत को सेकुलर राष्ट्र बनाने के बाद भी अल्पसंख्यक लेके आए, अर्थात राष्ट्र सेकुलर नहीं है, अल्पसंख्यकों के हितों की बातें हुई, हिंदुओं के हितों की हुई क्या? जब हिंदुस्तान के संविधान में अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है तो यह बताओ 1970 मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को क्यों मान्यता दी गई और 1952 से 54 के बीच में हिंदू कोड बिल क्यों लेके आया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों नहीं लाया गया? गांधी भारत के और पाकिस्तान के बीच युद्ध चलने के बावजूद 50 करोड़ रुपए गांधी ने पाकिस्तान की जबरदस्ती दिलवाई, जिससे उसने हथियार खरीद के हमारे ही सैनिकों पे गोली चलाई। गांधी ने हिंदू जब विभाजन के बाद लाहौर की मस्जिद में जाकर रुके तो वहां से जिंदा निकाला गया था सेना के द्वारा, वरना उनका जिंदा बचना मुश्किल था। उसके बाद भी उनको राष्ट्रपिता कैसे? जब हम सब इस देश में जन्म लेने वाला कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष कोई भी हो, इस देश की संतान है तो गांधी पिता कैसे? इस देश के पिता ईश्वर है, ईश्वर अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश और कोई नहीं। गांधी भी इस देश की संतान थे, ना कि पिता। उसके बाद आप जब ये कहते हैं कि गांधी दे दी मुझे आज़ादी, तो गांधी ने आज़ादी कहाँ दी भाई? गांधी ने तो आपको एक ऐसी समस्या दी थी, गांधी ने आपको हर वो दंश दिया और गांधी के नाम पे कांग्रेस पार्टी ने भारत के कोटि कोटि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ अन्याय किया है। समानता की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी मुझे ये बताए, अगर गांधी और नेहरू के नाम पर राष्ट्रीय रखे जाते हैं, आपके अवकाश रखे जाते हैं, तो बाकी के साथ अन्याय क्यों? अगर यही बात है कि गांधी
अगर गांधी सर्वोच्च हैं तो बाकी को नकार दीजिए, और अगर ये नहीं नकार सकते आप तो आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि गांधी और नेहरू के नाम पर हो रहे अन्याय को बंद करना पड़ेगा। गांधी के नोट पे कभी, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने कभी गांधी को भारत रत्न नहीं दिया। उन्होंने खुद को, जवाहरलाल नेहरू ने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न दिया। इंदिरा गांधी ने भी खुद को दिया, लेकिन गांधी को नहीं दिया। और जब कांग्रेस पार्टी अपना आधार खोने लगी थी तब 1995 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के समय में महात्मा गांधी नोट सीरीज के नाम पर गांधी को नोट पर चिपका दिया गया, जिससे कि ये देखे गांधी ने ही सब कुछ किया। जबकि आपको पढ़ना चाहिए भारत का इतिहास। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 1949 में अपनी संसद में स्टेटमेंट दिया कि मैंने भारत की आज़ादी का मुख्य कारण सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज थी और कोई नहीं। एक बात बताइए, मैं गांधीवादियों को, मैं गांधी का सम्मान करता हूँ, ऐसा कोई नहीं। गांधी ने कुछ तो किया, 10% 15% कुछ भी किया गांधी ने किया, मैं इस बात से नहीं कहता। लेकिन गांधी जो अन्याय किए वो भी छुपाए नहीं रख सकते। और गांधी का महिमा मंडन बाकी के साथ अन्याय है। क्योंकि एक बात मुझे बहुत है कि अगर आपके घर पे कोई कब्जा कर ले, मैं चैलेंज करता हूँ उस व्यक्ति को कि जो कहते हैं अहिंसा के नाम पर मुझे सब कुछ मिला है, तो मैं चैलेंज करता हूँ उसको कि अगर अहिंसा के नाम पे आपको सब कुछ मिला है तो मैं आपके घर पे कब्जा करता हूँ। आप मुझे अपना घर मेरे अधिकार में दीजिए, उसके बाद आप पुलिस और कोर्ट नहीं जा सकते। क्योंकि ब्रिटिश राज में ये दोनों उन्हीं के अंडर में थे। ठीक है, आपकी सुनवाई नहीं थी। ठीक, और उसके बावजूद आप मुझे अहिंसा के नाम पे अपने घर को छुड़वा के दिखाइए। अनशनों के नाम पर गांधी को जब अनशन में जाते थे उनको सभी सुविधाएं मिलती थी, लिखने पढ़ने पत्रकार। और वहीं भगत सिंह 1 से 14 दिन तक भूख हड़ताल रखी, जिससे बाकी क्रांतिकारियों को जेल में जो अच्छी सुविधाएं मिले, सब कुछ मिले उसके लिए। तो आप भगत सिंह को नकार देंगे? भगत सिंह का कद गांधी से कहीं ज़्यादा बड़ा है। उन्होंने बहुत योगदान दिए हैं। 1 से 14 दिन भूख हड़ताल रखना कोई आम बात नहीं होती। गांधी ने तो पाकिस्तान को पैसे दिलवाने के लिए युद्ध के समय हमारे जो है रखी थी। गांधी ने युद्ध के समय पाकिस्तान को पैसे दिलवाने के लिए भूख हड़ताल रखी थी। भगत सिंह ने हिंदुस्तान के लिए बात की थी। उन्होंने हिंदुस्तान के विभाजन को पाकिस्तान के लिए नहीं की थी। भाई आरएसएस की स्थापना भी इसीलिए हुई क्योंकि गांधी ने खिलाफत आंदोलन किया, वरना आरएसएस की स्थापना नहीं होती। वीर सावरकर भी गांधी के विरोधी नहीं होते अगर वो ये नहीं करते। गांधी ने इस देश को सिर्फ और सिर्फ अहिंसा के नाम पर छला है, मुझे तो ये लगता है। और मैं अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी की वो कर रहा हूँ प्रयोग, और मुझे इसमें तो लेश मात्र भी वो नहीं है कि मैं कुछ गलत कह रहा हूँ। आप इस किताब को पढ़िए, एक और नाथुराम गोडसे के भाई ने लिखी, गोपाल गोडसे ने, गांधीवध क्यों, वो पढ़िए। गांधी को पढ़िए। 1914 से पहले गांधी क्या थे, 1914 के बाद का छोड़िए, 1914 से पहले बताइए। जहाँ लोग सुभाष चंद्र बोस अपनी कम आयु में जो है अपनी नौकरी छोड़ देते हैं और बाकी लोग अपनी जाने दे देते हैं, गांधी जी कहाँ थे? हाँ, गांधी का सम्मान है, लेकिन गांधी के सम्मान के नाम पर बाकी के साथ अन्याय क्यों? एक पार्टी, एक नेता, एक परिवार के अलावा बाकी की बात क्यों नहीं? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अखंड भारत की कल्पना की, अखंड भारत बनाने का प्रयास किया, उन्होंने बनाया जितना भी भारत उनके हाथ में आया। उसके बाद भी उनको भारत रत्न मिलता, कब मिलता है? 1990 के बाद। उनको कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया? क्यों? क्योंकि वो अपना कद बढ़ाना चाहते थे। कद की बात नहीं है, कद की बात नहीं होती, देश में न्याय चाहता है और न्याय होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।